उपन्यास छोटा जादूगर एपिसोड 2। खूबसूरत पहाड़ियों के मध्य एक पर्यटक स्थल है जियान। वहां की हरी भरी पहाड़ियां जिनमें घास के अतिरिक्त झाड़ियां एवं पेड़ पौधे यह एहसास करवा रहे थे कि यह बरसात का मौसम है। चीन का यह पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात तो नहीं, परंतु देखने योग्य है। उसी सुंदर मनोरम स्थल के मध्य में कुछ कॉटेज टाइप स्थल हैं। उन्हीं में से एक जो उत्तर दिशा से दूसरा था, उसमें शैलजा तथा कृति अपने मम्मी पापा के साथ ठहरे हुए थे। शैल धीर गंभीर परंतु कृति जन्म से ही चुलबुली। उम्र शैलजा की 7 वर्ष तथा कृति की 5 वर्ष अर्थात कृति 2 वर्ष शैल से छोटी है। मम्मी पढ़ी लिखी साधारण एवं चतुर गृहिणी, जबकि पापा सीधे सादे व्यक्तित्व वाले। उनको चतुराई के कीड़े ने शायद कभी न काटा हो। मम्मी तो बात बात में उनका मजाक बनाया करती ही है, बच्चे भी कम न थे। जबकि सच्चाई दूसरी थी, वे जानबूझकर बुद्धू बनकर बच्चों का मनोरंजन किया करते थे। उनकी दृष्टि में बच्चे प्रसन्न तो मैं प्रसन्न। बच्चों को शतरंज खेलता देखकर मम्मी पापा दक्षिण दिशा की पहाड़ी की ढलान की तरफ घूमने निकल पड़ते हैं। बच्चे लॉन में बैठे शतरंज खेल ही रहे थे कि तभी तेज हवा का एक झोंका आया। फिर बिजली कड़की लगा बारिश होने वाली है, परंतु बादल आकाश में दूर दूर तक कहीं नहीं थे। बच्चे हवा द्वारा उड़े अपने शतरंजी विसात को समेटने बढ़े। घोड़े, हाथी, राजा रानी सभी दूर दूर तक छितरे थे। एक एक करके दोनों बच्चों ने सबको इकट्ठा किया। एक कम। फिर से देख दीदी, छोटी बच्ची ने बड़ी से कहा। उलट पलट करने के बाद दीदी बोली, राजा नहीं है छोटी। देख दीदी, यहीं कहीं होगा। दोनों यत्नपूर्वक खोजने में जुट जाते हैं। घास के मध्य कहीं छिपा होगा, यही छोटी कह ही रही थी कि तभी उसे एक मटमैली सी काजल की डिबिया सदृश एक डिबिया मिली। उसे उठाकर उसने कहा, दीदी देख कितनी पुरानी डिबिया है। डिबिया देखकर बड़ी बोली, फेंक उसे। नहीं फेंकती। जिद मत कर। करूँ तो पिटाई होगी। कौन पीटेगा? मैं। इतना कहकर उसने एक तमाचा जड़ा। तमाचा क्या जड़ा? अपना हाथ ही चुठेल कर बैठी। आश्चर्य से एक पल खड़ी रहकर छोटी को बड़ी देखती ही रह जाती है, फिर उसके और निकट जाकर उसके गाल को टटोलती है। इतना कठोर जैसे लोहा। छोटी, तुझे क्या हो गया है? तेरा शरीर इतना कठोर कैसे हो गया? हाथ पेट सब टटोलकर छोटी बोली, दीदी मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मेरे शरीर में कोई और है। मैं बला की शक्ति महसूस कर रही हूँ। लगता है मैं उस पौधे को उखाड़कर फेंक सकती हूँ। इतना कहते ही उसने सामने 4 इंच मोटे पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया। दोनों आश्चर्यचकित थे। यह कारनामा उसने एक हाथ से कर दिखाया था। पौधा एक तरफ रखकर दोनों उस डिबिया को देखते रह गए। सोचने लगे, क्या इसी से यह चमत्कार हुआ या कुछ और कारण से। बड़ी ने डिबिया अपने हाथ में लिया। हाथ में लेते उसे अद्भुत लगा, जैसे वह आत्मविश्वास से भर गई। उसमें ऊर्जा का संचार होने लगा। उसे लगा जैसे वह सब कुछ कर सकती है जो अभी तक उससे दूर थे। उसने कल्पना भी न की थी कि मैं शक्तिशाली हूँ। उसे सब चमत्कार लग रहा था। एक पल यथार्थ जानने के लिए चुटकी काटी, कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। नहीं, यह स्वप्न नहीं था। छोटी ने कहा, चल दीदी मम्मी को बताते हैं। नहीं, इसे हमें अभी गुप्त रखना है। गुप्त क्या होता है दीदी? बेवकूफ, छिपाकर रखना है, बताना नहीं है। क्यों दीदी? मैडम जी कहती है न झूठ बोलना चाहिए, न मम्मी पापा से कुछ छिपाना चाहिए। झूठ कौन बोलता है?
रही छिपाने की तो समय आने पर बता देंगे। बड़ी कॉटेज में आकर उसी डिबिया की शक्तियों के बारे में सोचती रही। अद्भुत है, इतनी प्रभावी कि सामने वाले को चूर चूर कर दे। ज्ञान और चपलता में वृद्धि, और भी न जाने कितने गुण होंगे इसमें। खोलकर देखते हैं, नहीं ऐसी गुस्ताखी न की जाए। क्या पता इसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ें। कुछ भी हो सकता है। नफा नुकसान। काफी आत्ममंथन के पश्चात उसने उसे यह कहते हुए खोलने का प्रयास किया कि देखा जाएगा। तभी छोटी आई, ये देख दीदी पुस्तक। कहां से पाई? यह तो चित्र कथा की कोई पुस्तक है। दीदी, इसमें लिखा है डिबिया वाला जिन्न। पढ़ अंदर क्या लिखा है। कुछ पन्ने उलटने पलटने के बाद बोली दीदी, देख इस चित्र में डिबिया से कैसे जिन्न बाहर निकल रहा है। यह हो क्या रहा है? कहा दीदी। अभी नहीं समझी। पहले तेज हवा का झोंका आया, बिजली कड़की, परंतु बारिश नहीं हुई। दूर तक कहीं बादल नहीं थे। शतरंज का उलट जाना, राजा का खो जाना। हमें डिबिया मिली, शक्ति का एहसास, और अब यह पुस्तक। एक ही कड़ी लगती है। कहीं न कहीं इस पुस्तक में इस डिबिया का रहस्य छिपा होगा। आओ अध्ययन करते हैं। आंख कुचकुचाकर छोटी ने पूछा, अध्ययन क्या होता है दीदी? बेवकूफ, पढ़ना। झल्लाकर दीदी बोली। मैं पढ़ूं दीदी? नहीं, ला मुझे दे। कुछ पल सोचकर पढ़ने को बैठ जाती है। अचानक उछलकर प्रसन्नता से डिबिया को उठाकर दीदी कहती है, देख छोटी, अब चमत्कार होने जा रहा है। डरना नहीं। मुख से ओजपूर्ण वाणी निकली, डिबिया वाले जिन्न बाहर निकल। इतना कहते ही डिबिया खुली और बुलबुले निकले। वातावरण में अट्टहास करती हुई ध्वनि गूंज उठी। तभी डिबिया से एक जिन्न प्रकट होकर धरा पर शोभित होता है। बड़ा आदमकद शरीर था। उदर स्थूल, चेहरा चौड़ा, नाक चपटी सी, गौरवर्ण और दाढ़ी ठुड्डी के मध्य भाग से पतली लहराती हुई मात्र 2-3 फीट की। पहले अभिवादन की मुद्रा में झुका, फिर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? छोटी डर के मारे दीदी के पीछे छिप गई। डर तो बड़ी भी रही थी, परंतु साहस करके कहा, तुम अंदर चले जाओ। जो हुक्म। पूना जिन्न डिबिया के अंदर समा गया। राहत की सांस ली। छोटी खड़े खड़े कांप रही थी। थोड़ा रिलैक्स होकर पूना शैल ने साहस बांधकर कहा, डिबिया वाले जिन्न बाहर निकल। इतना कहते ही वह आदमकद जिन्न पूना सामने खड़ा हो गया। झुकते हुए अभिवादन करके कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? तभी छोटी तपाक से बोल पड़ी। इस बार उसमें कुछ साहस का संचार हुआ था। क्या तुम मेरे लिए केले ला सकते हो? क्यों नहीं, अभी गया अभी आया कहते हुए पहले अदृश्य हो गया, परंतु पल भर में उपस्थित होकर केले का थाल पकड़ा दिया। तुम तो अभी यहीं थे, इतनी जल्दी जाकर वापस लौट आए। क्या तुम बिना गायब हुए मुझे केले नहीं ला सकते थे? क्यों नहीं? एक पल के लिए छोटी सोचने लगी, फिर बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं, पर मैं तो आपका दास हुआ का। आप मुझसे पद में बड़े हैं। मैं पद में बड़ी? ये पद क्या होता है दीदी? अरे बेवकूफ, तुझे कब अक्ल आएगी? पद माने ओहदा। अच्छा ओहदा। थोड़ी देर ठहर कर सोचती है। दीदी बुरा तो नहीं मानोगी, ओहदा क्या होता है? आंख टिपटिपाकर छोटी बोली। दीदी ने झल्लाकर उत्तर दिया, बेवकूफ। पूना डिबिया वाले जिन्न को वापस जाने की आज्ञा दी। जिन्न जो आज्ञा कहते हुए वापस चला गया। कॉटेज में आकर दोनों विचारों के मध्य गोते लगाने लगे। खुशी इतनी मिल गई कि संसार से कह दूं कि अब मैं आ गई हूं। सभी समस्याओं का हल करने के लिए किसी को अब डरने की आवश्यकता नहीं, भूखों मरने की आवश्यकता नहीं।
मैं हूं सब समस्याओं का हल। डिबिया वाला जिन्न चुटकी में सब ठीक कर देगा। कोई निर्धन नहीं होगा, कोई छतविहीन नहीं होगा। अब सब ठीक होगा, चारों तरफ खुशियां होंगी। अब मेरा देश सोने की चिड़िया होगा। नहीं नहीं, हमें किसी को नहीं बताना, सब छिपाकर रखना है। छिपाकर सहायता करने का आनंद ही कुछ और है। बड़ी ने कहा, छोटी मम्मी से बता दिया जाए। नहीं दीदी, बताना नहीं। क्या छिपाना अच्छा होगा? नहीं, परंतु अभी छिपाकर रखना है, समय रहते धीरे धीरे बता दिया जाएगा। तभी मेज पर रखी डिबिया को छोटी उठाकर जेब में रख लेती है। एक पल ठहरकर, दीदी मैं अभी आई। छोटी एक पल में अदृश्य हो गई। शैल अदृश्य छोटी को देख हैरान स्तब्ध थी, फिर कॉटेज से निकलकर बाहर की ओर दौड़ती है। उत्तर दिशा में पहाड़ी की ढलान की तरफ दृश्य देखकर स्तब्ध। एक छोटा चीनी बालक खाई की तरफ लुढ़क गया। उसकी मम्मी की चीख पहाड़ियों में गूंज उठी। तभी छोटी का मध्य में पदार्पण होता है। 100 फीट गहरी खाई में 50 फीट की दूरी में उसे लपक कर कहा, क्यों चीनी भाई कहाँ चले? मैं हिंदुस्तानी मददगार छोटा जादूगर हूँ। बुरा तो नहीं लगा? वह हैरान नीचे की तरफ देखता है और फिर जादूगर की तरफ, फिर बोला, जादूगर? यस, मैं जादूगर, अब चलें। छोटा जादूगर उड़ाकर उसे ऊपर ले आया। मम्मी बच्चे को देखकर एक बार एक पल के लिए ठिठकती है और फिर दौड़कर गले लगाकर चूमने लगती है। छोटी ने कहा, दीदी ये तो हिंदी में चूम रही है। दीदी उसे आश्चर्य से देखती रह जाती है। जब मजाक का उत्तर न मिला तो छोटी बोली, क्या देख रही हो दीदी? तूने कुछ अनुभव किया क्या? यही तू अदृश्य हो गई और उस बच्चे की सहायता का तुझे बोध हो गया। हाँ दीदी, यह एक झटके में हो गया, मुझे अब आश्चर्य हो रहा है। तभी चीनी महिला अपने बच्चे को छोड़कर छोटी के पास आई और उसे प्यार से स्नेह पूर्वक देखती रही और लपककर गोदी में उठा लिया। उसे प्यार किया, फिर होश में जब आई तो बोली, अनबिलीवेबल हाउस दैट। बस ईश्वर की महिमा है, इतना कहकर दोनों चलती बनी। परंतु चीनी महिला इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। वह सोचती ही रही, सोचती ही रही। अगले दिन अखबार में उस घटना का जिक्र हुआ। वह महिला एक प्रेस रिपोर्टर थी। पूरा चीनी समाज यह पढ़कर अचंभित था। सभी ने प्रथम पृष्ठ पर छपी इस घटना का बड़े चाव से अध्ययन किया। टीवी चैनल वालों की जियान की पहाड़ी पर लाइन लग गई। जिसे देखो वहीं चला आ रहा है। देशी विदेशी सभी चैनल वालों का डेरा आ जमा। सभी इस होड़ में थे कि हम पहले छोटे जादूगर से बात करें। उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे थे। तभी शैल कॉटेज से बाहर निकली। इतने लोगों की भीड़ देखकर शैल घबरा गई। उल्टे पैर भागी। दरवाजा बंद करके घबराई सी छोटी से बोली, छोटी भीड़ बाहर भीड़। छोटी के पास डिबिया थी। वह समझ गई। आत्मविश्वास से बोली जैसे उसे सब ज्ञात हो, चैनल वाले हैं, आओ चलते हैं। शैल उसके तेज को देखती है और सोचती रह जाती है। तभी बोध होने पर उसके पीछे पीछे वह भी चली आई। चैनल वालों ने घेर लिया। अंग्रेजी में प्रश्नों का आदान प्रदान होने लगा। इनमें से छोटा जादूगर कौन है? एक ने पूछा। छोटा जादूगर? हम दोनों को समझो, हम दोनों छोटे ही तो हैं। पर कल चमत्कार किसने किया? मैंने चमत्कार नहीं, जान की रक्षा की। किसी की जान बचाना मनुष्य का ही काम हो सकता है, पशु का नहीं। पर तुम दोनों में से किसने? मैंने, छोटे ने उत्तर दिया।
कैमरे ही कैमरे उसकी तरफ टिक गए थे। सभी अधिक फीचर की तलाश में थे, अधिक से अधिक बात करना चाहते थे, परंतु छोटे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। छोटे जादूगर द्वारा चैनल वालों को उत्तर दे देने के बाद मम्मी पापा, जो किसी विशेष वार्तालाप में व्यस्त थे, कॉटेज से बाहर निकल आए। भीड़ जाती देख मम्मी पापा यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह भीड़ किस लिए। समाचार पत्र भी आज उन लोगों ने पढ़ा नहीं था, फिर कैसे पता चलता कि मेरी बच्चियों ने चमत्कार कर दिया है? पापा पूछने के अंदाज में इशारा करते हैं। शैल ने चतुराई से उत्तर दिया, ये चैनल वाले राष्ट्रपति इस कॉटेज में ठहरे हैं। यह समझकर इस तरफ कैमरा माइक लेकर दौड़े चले आए। लेकिन बेटा, राष्ट्रपति के साथ मीडिया होती है। ओहो पापा, ये अनधिकृत चैनल वाले। अंधिकृत? लेकिन इतना ही पापा बोल पाए थे कि जादू से उनके दिमाग को इस विषय को विराम दे दिया। पापा सोचने लगे, मैं क्या कह रहा था बेटा? छोटी ने उत्तर दिया, पापा आप कह रहे थे आज लोन की घास में मछली मारेंगे। हाँ बेटा, लेकिन लोन में मछली। सभी हंस पड़े। सभी टीवी चैनलों पर बस छोटा जादूगर ही दृष्टिगत हो रहा था। चैनलों की रेटिंग में जबरदस्त उछाल आया। जो टीवी देखना भी पसंद नहीं करते थे, वे भी टीवी से चिपके रहे। उद्देश्य यह कि देखे कौन है जादूगर। एक अदना सा छोटा बच्चा, यह है जादूगर। गली गली यही चर्चा थी। इधर भारत में छोटे जादूगर के घर में ताला लग गया। उसके दादा दादी से मिलने की सभी होड़ में थे। चैनल वालों ने दुनिया जगा दी कि अब आ गया है सुपर हीरो। कोई विशालकाय शरीर वाला नहीं, बस एक अदना सा बच्चा। यही है सुपर हीरो। यह है हमारा चमत्कारिक बच्चा। यही है हमारा छोटा जादूगर। दुनिया देखो, हमने फिर चमत्कार कर दिखाया। पहले रामकृष्ण और अब नन्हा जादूगर। अब किसी भी कष्ट के भोगे आदमी को हताश होने की आवश्यकता नहीं। प्रसन्न हो जाओ, खुशियां मनाओ। आ गया है मसीहा। वह राम नहीं, कृष्ण नहीं, ईसा नहीं, पर है चमत्कारिक। परंतु इस छोटी उम्र में इस चमत्कारिक बालिका ने विश्व को अचंभित कर दिया। दादा अपनी पोतियों के कारनामे से स्वयं अचंभित थे। वे यही सोच रहे थे कि डरपोक जो बिल्ली चूहे से डरते हों, इतने हृदय के पुष्ट कैसे हो गए, और 100 फीट गहरी खाई में जा रहे बच्चे को बीच में लपक कर पकड़ लेना, ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो पकड़ लिया, लेकिन ऊपर उठाकर लाना कितना रोमांचित कर देने वाला दृश्य रहा होगा। एक पल ठहरकर कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं विचर रहा हूँ, कोई चमत्कारिक फिल्म तो नहीं देख रहा हूँ, या कि मेरी स्मृति में कोई दोष आ गया है। चलो मान लिया मैं स्मृति दोष युक्त हूँ, परंतु ये पत्रकारिता जगत के लोगों का मेरे घर आना और बधाई देना, क्या यह भी? आज वे फूले नहीं समा रहे थे। इसके पहले कोई रामलाल को पूछने नहीं आता था। हाँ, कभी कभार डाकघर संबंधी कार्य हेतु घर कोई आ जाया करता था, परंतु इतनी भीड़ प्रशंसकों की कभी नहीं हुई। ये तो मैं धन्य हो गया, मेरा बेटा धन्य हो गया, जिसकी इतनी सुंदर चमत्कारिक संतानें हुई। कुछ ऐसी ही उधेड़ बुन में दादाजी थे ही कि दादी बोल पड़ी, ये छोटी ने कर दिखाया। मुझे तो आश्चर्य से अधिक हंसी आ रही है। जो पीछे हाथे में अकेले दिन को जाने से डरती हो, जो चूहा शब्द से डरती है, उसने यह सब कर दिखाया। कुछ पल ठहरकर, अब तो मेरे बच्चे पूरे विश्व के लाडले हो गए। चीनी अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया।
हिंदुस्तान दैनिक जागरण ने तो बकायदा छापा है कि किस अखबार ने क्या कहा। किसी ने चमत्कारिक मसीहा लिखा, किसी ने ईश्वरीय पुंज का उदय, किसी ने विश्व कल्याणी आई, किसी ने भारतीय दुर्गा का अवतार नामक शीर्षकों से प्रथम पृष्ठ पर नन्हे जादूगर के लिए जगह दी। सरस्वती ज्ञान मंदिर में बच्चे खुशियां मना रहे थे। लोग एक दूसरे को बधाई के साथ साथ मिठाइयां बांट रहे थे। आज उत्सव जैसा वातावरण था। पढ़ाई आज बिल्कुल नहीं। ऐसे शुभ दिन बार बार थोड़े ही आते हैं। प्रत्येक बच्चा उनको अपना घनिष्ठ मित्र बताने पर तुला हुआ था। इसी वार्तालाप में कभी झगड़ पड़ते, परंतु कुछ पलों बाद साथ खेलने में मशगूल हो जाते। रेडियो परिचर्चा वार्ता में आज उसी घटना पर चर्चा करने को विशेषज्ञ मौजूद थे। कुछ इस घटना को चीनी हिंदी भाई भाई का नारा दे रहे थे, कुछ इसको संबंधों में सुधार के रूप में देख रहे थे, कुछ के विचारों में यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है जो कभी कभी ही घटित होती है। छोटे जादूगरों की चर्चा ने चीनी राष्ट्रपति को विवश कर दिया कि वह भी मिलें और देखें उन छोटे बच्चों में क्या विशेष है। निमंत्रण भिजवा दिया। निमंत्रण पाकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और महसूस किया कि हम दोनों कितने प्रचलित हो गए। किस तरह हम उनके सामने उपस्थित हो गए, कैसे बात करेंगे, क्या बोलेंगे। छोटी आईने के समक्ष उपस्थित होकर अभिनय करने में मस्त थी। हेलो सर, नहीं राष्ट्रपति सर, कुछ पल ठहरकर दीदी तू ही बता किस प्रकार अभिवादन करेंगे। नमस्ते कहकर, यही हमारी परंपरा है, बड़ों से मिलने पर बात करने की दीदी ने छोटी को समझा दिया। तू ठीक कहती है दीदी, हमें अपनी परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, इसमें न बनावटपन झलकेगा और न कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास। दीदी, अतिरिक्त क्या होता है? छोटी ने अपने वही पुराने अंदाज में आंख टिपटिपाकर कहा। ओह तुम फिर मूर्ख। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।